व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम अपने 70 डे जो चैलेंज हमने लिया है, जिसकी वीडियो कहीं ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी तुम्हें, उस वीडियो का हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, और 70 डेज चैलेंज के बारे में जो भी तुम्हें डिटेल जाननी है, हम उसमें क्या क्या करेंगे, क्या क्या कैसे रिवाइज करेंगे, कौन से दिन कब कब वीडियो आएगी, उन सब का लिंक तुम्हें उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले ये वीडियो देख लेना, फिर जाके वो वाली वीडियो देखना। ठीक है, तो अब ये सब जो बात हो गई है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आता है वो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऐसे में तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन इसने कुछ गिनी चुनी पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को टच किया है। सबसे पहला जो ये इंश्योर करता है वो है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि ट्रेडर्स कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कर सकते हैं, वो ना कर पाए। सेकेंड है कि कंज्यूमर्स को अवेयर करना कि भैया तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हारे ड्यूटीज क्या हैं, उनको नॉलेज देना इस चीज के बारे में कि तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे डील करना है, क्या तुम्हारे राइट्स हैं, क्या तुम्हारी ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर थर्ड है कि कंज्यूमर्स के दिमाग में ये नॉलेज डालना कि अगर उनके साथ कुछ भी फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड तो हो ही सकता है, अगर फ्रॉड हो गया है तो कैसे उस चीज को टैकल करना, कहाँ पे किस मैकेनिज्म में जाके तुम्हें रिड्रेसल मिलेगा या फिर रिलीफ मिलेगा। एंड लास्ट मेरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि कंज्यूमर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि वो लोग ऑर्गेनाइज हो सके, वो एकजुट बनकर, एक ग्रुप बनकर इन सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठा सके एंड खुद को प्रोटेक्ट कर सके, एंड उनके इंटरेस्ट एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात भी आती है कि स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। तो पहली बात तो जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखो तो उसके साथ उसका ईयर भी लिख लेना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जो बोर्ड्स का तुम्हारा पेपर चेक करने वाला है तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए इस चीज को कर लेना। तो अब इसका स्कोप क्या है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो सारे ही बड़े छोटे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, रिटेलर्स, वो हर एक सेलर आता है, हर वो एक सप्लायर आता है, मतलब जितने भी लोग सामान बेच रहे हैं वो सारे के सारे लोग इसके अंदर आते हैं, और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही कंज्यूमर को लेके कुछ डेफिनेशन भी दी है। वैसे तो कंज्यूमर का अगर हम सिंपल मतलब देखें तो वो होता है कि अ पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर आपको प्रोड्यूस करके देता है उसी चीज को अवेल कौन करता है, कंज्यूमर्स। तो वही हमारा कंज्यूमर है, जो भी उसको अवेल कर रहा है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसकी थोड़ी अलग सी डेफिनेशन है, या फिर थोड़ी वास्ट डेफिनेशन है, वो भी दो डेफिनेशन गिवन। तो पहली डेफिनेशन है एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and promised or under any scheme of deferred payment. It includes any user of such good when such use is made with the approval of the buyer. Does not include a person who obtained goods for resale or for any commercial purpose. तो पहली तो ये डेफिनेशन होगी। सेकेंड डेफिनेशन भी थोड़ी सी ऐसी है, बड़ी सी है, भाई तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी। और अगर कंज्यूमर की डेफिनेशन लिख रहे हो तो इन दोनों में से कोई एक ही लिखना जो एक्चुअली मेंशन की गई है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट इंक्लूड्स एनी beneficiary of service which when such service are avail for of the which are avail of with the approval of the person concerned, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose. ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, डायरेक्ट ही पूरा है, लेकिन याद पूरा करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन एक कंप्लेन या एक केस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कंज्यूमर, फिर आता है कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन,
फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी केस कर सकती है। उसके बाद ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो कि न्यूमरस कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं, या फिर वो भी केस फाइल कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर का कोई भी लीगल एयर भी इसमें कंप्लेन फाइल कर सकता है, क्योंकि ये प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने प्रोवाइड किए हैं। अब आती है बारी कि भैया किन के खिलाफ केस हो सकता है, अगेंस्ट हुम द केस कैन बी फाइल्ड अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहले किसी भी तरीके का अगर मुझे डिफेक्ट मिलता है फ्रॉम द सेलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स, तो मैं केस फाइल कर सकता हूँ। अब डिफेक्ट का मतलब क्या है वो भी थोड़ा सा स्पेसिफिक दिया गया है यहाँ पे। किसी भी तरह की शॉर्टकमिंग या फिर इम्परफेक्शन या फिर कोई भी फॉल्ट जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी के अंदर उसको हिंड्रेंस देता है, तो वो आता है इसके अंदर। एंड सेकेंड है कि प्रोवाइडर ऑफ सर्विस विद एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, अगर मुझे किसी भी तरह की डेफिशिएंसी मिल रही है अपनी सर्विस में। अब डेफिशिएंसी का भी क्या मतलब है, किसी भी तरह की शॉर्टकमिंग, इम्परफेक्शन या फिर फॉल्ट या एरर जो कि मुझे उसके नेचर में, उस सर्विस की नेचर में, उस सर्विस की क्वालिटी में अगर मुझे मिल रहा है, तो भी मैं केस फाइल कर सकता हूँ, या उस सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। अब इसी में एक और नया टॉपिक आता है, या फिर एक छोटा सा टॉपिक है या सब टॉपिक है, वो है कि रिड्रेसल या फिर रिलीफ्स क्या क्या मिलते हैं किसी भी कंज्यूमर को, अगर वो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे अगर हम कहें तो क्या क्या रिलीफ्स या फिर क्या क्या रिड्रेसल्स मिलते हैं। सबसे पहला है कि अगर किसी भी तरीके का मुझे डिफेक्ट मिल रहा है तो वो गुड रिपेयर होके आएगा मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड है कि अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी एक नए गुड के साथ जो कि वर्किंग कंडीशन में है, जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। थर्ड है कि अगर वो रिप्लेस भी नहीं कर सकते तो मेरे को पैसा वो रिफंड कर दे, जो भी मैंने गुड खरीदा है उसकी पूरी पेमेंट मेरे को रिफंड हो जाए। फिर है कि कोई भी तरीके का हैजार्डियस गुड्स मार्केट में ना बेचा जाए। उसके बाद है कि हैजार्डियस गुड्स की अगर प्रोडक्शन हो रही है तो उस प्रोडक्शन को रोका जाए एंड उसको मार्केट में ना लाया जाए, सीधी सीधी बात है ये। फिर है कि फ्यूचर में आगे कभी भी वो मैन्युफैक्चरर या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट अगर करता है तो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को वो रोक दे या कंटिन्यू ना करे फ्यूचर में। एंड अगर हम फाइनल बात करें, वैसे तो इसके बहुत सारे रिड्रेसल्स हैं, या फिर उसमें से तुम्हें सिर्फ 6 ही याद करने, कोई भी तो बुक में गिवन है उसमें से कोई भी 6 याद कर लो। तो लास्ट जो छठवा है वो है कि अगर मेरे साथ कुछ भी नुकसान होता है, मुझे कुछ किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मुझे कैसा भी अगर नुकसान हो रहा है तो उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में मुझे रिफंड या फिर मेरे को पैसा वापस करना या किसी भी तरह का मेरे को अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना, ये कंपनीज की या फिर मैन्युफैक्चरर्स की जिम्मेदारी है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंज्यूमर राइट्स, कि क्या क्या गिवन राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर्स को मिले हैं, जो कि उनकी पावर को या फिर उनके स्टेटस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर उनको इस रूथलेस वर्ल्ड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कंज्यूमर राइट आता है वो है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको एक सेफ्टी मिलने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, कि भैया अगर कुछ भी लाइफ थ्रेटनिंग, हैजार्डियस उनकी लाइफ या फिर उनकी हेल्थ के लिए है तो उस चीज को ना बेचा जाए मार्केट के अंदर। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक देखते हैं हाइपोथेटिकल तो नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं जिसमें कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं उसके अंदर उसको बनाने के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो सेफ्टी नॉर्म्स यूज नहीं किए गए हैं उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने के लिए, तो वो इंजूरियस हो सकता है किसी भी कंज्यूमर की हेल्थ को लेकर। तो भाई ऐसी चीज़ें ना हो और कंज्यूमर्स को अवेयर करना कि भैया जो ISI मार्क या फिर जो भी स्पेशलाइज्ड मार्क है उस प्रोडक्ट को लेकर उस प्रोडक्ट को ही खरीदो जिसमें कि वो स्पेशलाइज्ड मार्क आपको मिलेगा। सबने देखा होगा कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हैं उसमें ISI मार्क होता है। तो कमेंट डाउन बिलो कि ISI मार्क की फुल फॉर्म क्या है और ये कब इस मार्क को लागू किया गया था, कि कब से ये मार्क हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देख रहे हैं। कमेंट डाउन बिलो, देखते हैं किस किस को पता है किस किस को नहीं पता। ठीक है, तो मेरा सेकंड कंज्यूमर राइट है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म। अब हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले उस प्रोडक्ट के बारे में जो कि वो खरीदने की चाह रखता है, फिर खरीदना चाहता है, फिर खरीद रहा है। ठीक है,
अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर? सबसे पहले है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर है उसका डायरेक्शन टू यूज, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर उसकी क्वालिटी, फिर उसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर वो किसी तरीके का उसको कुछ यूज करने का कोई तरीका है जैसे डायरेक्शन ऑफ यूज, तो वो सब गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जितनी भी कंपनीज है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो या तो अपनी पैकेजिंग में या फिर अपने लेबल में उस चीज को मेंशन कर देते हैं। देखी होगी भाई, तुम सब ने लेबल्स देखे होंगे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाते ही रहते हो, तो किसी हर प्रोडक्ट में तुम्हें लेबल मिल जाएगा या उसके पैकेजिंग में तुम्हें मिल जाएगा कि जहां पे उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। ठीक है, मेरा थर्ड कंज्यूमर राइट आता है, वो है राइट टू चूज। अब हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो प्रोडक्ट्स, इस पूरे वैरायटी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में से अपनी कंपेटिटिव प्राइस के हिसाब से या फिर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकता है। तो हर एक मार्केटर को ऑफर करना चाहिए अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, प्राइस, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो हर एक मार्केटर को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि उन सब वैरायटी में से कंज्यूमर इजीली चूज कर सके कि उसके प्रेफरेंस, उसके बजट, उसके इनकम के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसको यूज करना चाहिए। फिर फोर्थ जो मेरा कंज्यूमर राइट है वो है राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड मेरा कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास पहले तो ये राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, या फिर कोई अपनी कंप्लेन या फिर अपना ग्रीवेंसेस शो कर सकता है, पहली बात। सेकंड है कि इसीलिए हर बिजनेस आज के टाइम में, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स या फिर जितने भी बिजनेसेस हैं, उनकी लेबलिंग में तुम्हें ये भी एक चीज दिख जाएगी कि अगर कोई फीडबैक देना है या फिर कोई ग्रीवेंसेस है या फिर कोई कंप्लेन करनी है, तो इस नंबर पे या इस पोस्ट और इस पीओ बॉक्स पे या फिर इस मेल आईडी पे आप कंप्लेन कीजिए। तो हर एक कंपनी ने अपना एक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट या फिर अपना एक फीडबैक डिपार्टमेंट खोल रखा है, जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, एंड कई सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एनजीओज भी है जो कि इसी वे में या फिर इसी कंसर्न में काम कर रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर्स अपने केस इजीली फाइल कर सके, उनकी ग्रीवेंसेस इजीली सॉल्व हो एंड उनको वो रिड्रेसल भी हो सके, फिर वो रिलीफ भी मिले। जो मेरा फिफ्थ कंज्यूमर राइट आता है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर वो रिड्रेसल को सीक कर सकता है। रिड्रेसल मतलब कि रिलीफ्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने एन नंबर ऑफ आपको रिड्रेसल या फिर रिलीफ्स दिए गए हैं। उसमें से कुछ है जैसे कि रिपेयर होगा प्रोडक्ट, या फिर रिफंड होगा, या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे किया जाएगा, और जो अप्रोप्रिएट पार्टी है उसको कंपनसेशन पे किया जाएगा। तो ये सब कई सारे रिड्रेसल, और इसको हम अभी कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं, जो भी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ा था रिड्रेसल्स, तो उसी के ही सारे रिड्रेसल्स आपको दिए जाएंगे। ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर करता है। जो मेरा सिक्स्थ एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जो मेरी सिक्स्थ एंड लास्ट राइट है जो कंज्यूमर को दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग, वो है राइट टू बी एजुकेटेड। अब हर एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कंप्लीट नॉलेज ले सकता है, कंप्लीट जो भी उनको चाहिए, और एक नॉलेजेबल, एक अवेयर कंज्यूमर बन के पूरी जिंदगी वो रह सकता है। उसके पास ये राइट है। तो वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो भी उसको जरूरत है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशंस वो एक्वायर कर सकता है, और कोई उसको रोकेगा नहीं इस चीज को करने से। वो इंक्वायरीज कर सकता है, वो किसी भी तरीके का अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है, तो ये सारी जानकारी उसको मिलने का अधिकार है। अब कई सारे एनजीओज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कई सारे रेपुटेटेड बिजनेस भी हैं जो कि इसी वे में काम कर रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में भी कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। तो ये कुछ मेरे 6 अलग अलग कंज्यूमर राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने हर एक कंज्यूमर को दिए हैं, और स्पेशली इंडिया के कंज्यूमर्स को दिए हैं, क्योंकि ये एक्ट इंडिया में ही काम करता है। अब इसी में ही एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, वो है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि राइट्स तो दे दी है, अब अगर मैं किसी को सिर्फ राइट्स देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, तो फिर वो चीज प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए जहां जहां आपको राइट्स मिले हैं वही आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिली है एज अ कंज्यूमर, एज अ रेपुटेड या एज अ स्मार्ट कंज्यूमर। आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर एक कंज्यूमर की ड्यूटी है
कि वो जितने भी प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स हैं, जो जैसे ISI मार्क या फिर जो क्वालिटी मार्क्स जिन्हें हम कहते हैं, जितने भी क्वालिटी मार्क्स हैं उन सबको चेक करें कि जिस जिस प्रोडक्ट में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ISI मार्क है, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर जो भी हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स उनमें FSSAI मार्क है, फिर हम गोल्ड अगर खरीदते तो उसमें हॉल मार्क है, और भी कुछ एग्रीकल्चर की चीज़ें खरीदते तो उसमें एग मार्क होता है। तो ये सारे अलग अलग मार्क्स हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ है, कमेंट डाउन बिलो कि कितने हमारे मार्क्स हैं और कैसे कैसे मार्क्स होते हैं, कैसे कैसे क्वालिटी मार्क्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं। कमेंट डाउन बिलो, देखते हैं कि ये कौन बता पाता है। गूगल से ढूंढो और बताओ नीचे, ठीक है। तो ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मुझे मार्क्स चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं चेक नहीं कर रहा तो भाई कई हद तक वो मेरी गलती है, ठीक है। अब जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, अगर मैंने मन बना लिया कि भाई मुझे यही प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट X ही खरीदना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके लेबल्स को, उसके लेबल में क्या क्या लिखा है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका डायरेक्शन टू यूज, या फिर क्वालिटी, क्वांटिटी, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, मैं सब कुछ चेक करूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उस सेलर से, उस मैन्युफैक्चरर से या फिर उस ट्रेडर से पूछूं इस चीज़ के बारे में कि मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे चेक करना होगा कि भाई क्या क्या उसके लेबल्स में लिखा है, उसकी प्राइस क्या है, मुझे कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा कि कम प्राइस पे मुझे ज़्यादा प्राइस का सामान तो नहीं बेचा जा रहा। तो ये चीज़ भी मुझे ही देखनी पड़ेगी एज अ कंज्यूमर, ठीक है। फिर जो थर्ड मेरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर, वो है कि हर एक कंज्यूमर को कैश मेमो या फिर किसी भी तरीके का प्रूफ ऑफ परचेज में अभी कैश मेमो आ सकते हैं, बिल्स आ सकते हैं, इनवॉइसेस आ सकते हैं, तो ये लेना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अगर कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने जाते हैं तो हम कई बार कैश मेमो या कुछ बिल नहीं लेते, वो दुकान वाला हमें बिल नहीं देता। शायद कभी देखा होगा या शायद नहीं भी देखा होगा तुम लोगों ने, लेकिन हमेशा चाहे कुछ भी सामान लेने जाओ बिल मांगो, क्योंकि अगर वो बिल डिफेक्ट, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो फिर तुम्हारे पास एक प्रूफ है कि हाँ भैया मैंने इस जगह से इस डेट पे इस चीज को खरीदा था। तो अगर तुम्हारे पास प्रूफ होगा तो तुम इजीली उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर प्रूफ नहीं होगा तो कंप्लेंट फाइल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि तुमने एक्चुअली में वहां पे सामान खरीदा था या नहीं खरीदा था। और अगर उस सेलर की, उस ट्रेडर की, उस मैन्युफैक्चरर की गलती होगी तो वो कभी नहीं मानेगा अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया प्रूफ अपने पास जरूर रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो मेरा फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड या डिफेक्टिव पीस या फिर डिफिशियंसी ऑफ सर्विस आपको प्रोवाइड की गई है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार बहुत छोटा ही तो अमाउंट है, 100, 200, 500, 1000, 2000, इतने का छोटा सा ही तो अमाउंट है ये, हम क्यों इसके लिए कंप्लेन करें, क्यों उस मगजमारी में जाएं। लेकिन ये सोचना कि मैं इस मगजमारी में क्यों जाऊं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है पूरे सिस्टम को, क्योंकि जितने भी लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं इससे कि करप्शन बढ़ता है। सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं तो करप्शन के प्रोसेसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको फिर कंपनीज को पता चल जाता है कि भाई लोग तो कंप्लेन नहीं करने वाले, तो और ज़्यादा फ्रॉड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसीलिए अगर अमाउंट छोटा हो, अमाउंट बड़ा हो, ये हर एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको केस या कंप्लेन फाइल करनी चाहिए, उसको आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है कि आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, वरना किसी और के साथ भी होगा, किसी और के साथ भी होगा, तो फिर सारे ही चुप रहोगे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो राइट्स आपको मिली हैं फिर आप उसको एक्सरसाइज कर कहाँ पाओगे ढंग से। तो फिर इसीलिए कंप्लेन करना जरूरी है अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। और कंप्लेन भी फॉल्स कंप्लेन नहीं करनी, जेन्युइन कंप्लेन हो। ऐसा नहीं कि आप फॉल्स कंप्लेन कर रहे हो तो फिर आप ही एज अ कंज्यूमर आप ही फंस सकते हो, ठीक है। मेरा फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है कि कंज्यूमर्स को खुद को अवेयर करना चाहिए, खुद को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि वो एक ग्रुप में बन सके। एंड फिर वो ग्रुप्स अलग अलग लोगों को जाकर कंज्यूमर राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के बारे में बताएं। क्या क्या फायदे आपको दिए गए हैं, क्या क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई है एज अ कंज्यूमर। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप फॉलो कर रहे हो
अपनी राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी केस होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करना भी एक हद तक हर कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। अगर आप ग्रुप बना के ना भी कर सको, लेकिन इंडिविजुअली भी इस चीज़ को बढ़ाते रहो धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम होगा, अगर हम रियलिस्टिकली बोले तो ग्रुप नहीं बना सकते आप, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकते हो इसको, कि आप अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, वीडियोस बना सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो इसके बारे में, आर्टिकल्स लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो। अलग अलग तरीके हैं कि आप एक इंडिविजुअल होके भी इस पूरे जो भी फ्रॉडुलेंट मैकेनिज्म है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। ये भी भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है हर एक कंज्यूमर की। जिसके पास भी वो पावर है, जो भी वो बोल सकता है, हमसे बोल सकता है, उसको बोलना चाहिए। एंड जो मेरा 6th एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे तो टोटल 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 8-9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें से कोई भी 6 करनी है, तो जो मैंने 6 बता दिए भाई वही कर लेना, या फिर अपनी मनपसंद की भी 6 कर लेना, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा किसी को भी। तो जो मेरी 6th रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि हर एक कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि उसके आसपास मार्केट में उसके पास चॉइसेस क्या क्या है सामान खरीदने की। उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप अगर एक प्रोडक्ट यूज़ करो तो आपको पता ही नहीं है कि दूसरे और भी इसी टाइप के दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो ये भी आपको एज अ कंज्यूमर पता होना चाहिए, जिससे कि आपका ही बेनिफिट होगा। हो सकता है आपकी कोई एक सामान प्रोडक्ट एक्स खरीद रहे हो जिसकी प्राइस 50 रुपीज़ है, और उसी का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट वाई आ गया है जिसकी प्राइस 45 रुपीज़ है, तो आपका फायदा होगा। तो भाई अगर ये पता होगा तुम्हें एज अ कंज्यूमर तो फायदा है, अगर नहीं पता होगा तो नुकसान होगा तुम्हारा भाई 5 रुपये का हर महीने। तो इसीलिए ये भी चीज़ पता होना ज़रूरी है कि भैया मेरे पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मतलब अवेलेबल ब्रांड्स क्या क्या है जो मुझे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर एक टाइप का प्रोडक्ट मेरे को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरे 6 अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि हमने अभी स्टडी करी। और अगर इनको दोबारा तुम्हें समझ नहीं आया तो दोबारा इस पॉइंट से वीडियो को देख लेना, ठीक है। और क्योंकि मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे नीचे, तो तुम्हें ईजी होगा उसको पढ़ना या उसको समझना, उस टॉपिक को ही समझना जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और अगर पूरी वीडियो देखोगे तो भाई मेरा ही भला होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, मेरा तरीका समझ आ रहा है तुम्हें, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 टॉपिक्स तो हमारे हटा दिए गए हैं, एक इंपॉर्टेंस और एक एनजीओ वाला जो टॉपिक है, वो दोनों टॉपिक हट चुके हैं, वो नहीं आएंगे इस साल। तो जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी या फिर 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या होता है, कैसे आपको रिड्रेसल मिल सकता है, कहाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो उसके बारे में सारी डिटेल। क्योंकि अभी तक हम हर जगह पढ़ रहे थे कि भाई आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे तो उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो ये सब फ्रॉड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो वही कंप्लेंट फाइल करें कहाँ हम, हर किसी का सवाल यही होगा उस टाइम पे। तो कंप्लेंट फाइल करने के आपके पास 3 एरियाज हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम आपका छोटे एरिया में काम करता है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे। अब इन तीनों को जरा डिटेल में स्टडी करते हैं कुछ पॉइंटर्स को लेके कि भैया डिस्ट्रिक्ट फोरम उस पॉइंट में क्या है, स्टेट कमीशन कैसे है और नेशनल कमीशन कैसे है, ठीक है। अब अगर हम देखें सेटिंग अप के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट फोरम को सेट करने के लिए उस स्टेट की जो रेलेवेंट या फिर जो प्रिवेलिंग स्टेट गवर्नमेंट चल रही है वो सेटअप करती है। स्टेट कमीशन को सेटअप करने के लिए भी भाई स्टेट गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ता है, जो भी उस टाइम पे रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट है। और नेशनल कमीशन को सेटअप किया गया है नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सेटअप के हिसाब से पॉइंट। अब अगर हम मेंबर्स के हिसाब से देखें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड अगर हम देखें स्टेट कमीशन के अंदर तो वहां पे एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 से, या तो 2 से ज्यादा ही मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 हो, उससे ज्यादा मेंबर्स हो, लेकिन उनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। एंड अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो उनको अपॉइंट सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 4 मेंबर्स हो, ठीक है। ये मेरा था कि कैसे मेंबर्स के हिसाब से इनकी डिस्टिंग्विश की गई है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखें
तो वो है कंप्लेन्स एंड क्लेम्स। तो कोई भी इंसान अपने रेलेवेंट या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड उसको उसके आसपास वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। एंड यहाँ पे जो कंपनसेशन का लेवल है वो है अप टू 20 लाख। अप टू 20 लाख आपको कंपनसेशन लेवल मिल सकता है। अगर हम स्टेट कमीशन की बात करें तो यहाँ पे भी कोई भी इंसान अपने प्रिवेलिंग स्टेट के अंदर उस स्टेट कमीशन जो बनाई गई है वहां पे जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है। एंड यहाँ पे कंपनसेशन का जो लेवल है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। एंड अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो उसके लिए भी आपको जो भी उस कंट्री में जो भी इंडिया की जो नेशनल कमीशन है बनाई गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उसमें आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो केसेस होते हैं फिर जो कंपनसेशन होता है लेवल वो 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का होता है। ठीक है। अब मेरा फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे चालू होता है कंप्लेन का। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जैसे ही कोई कंप्लेन आती है, जैसे हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उस पर्सन या उस इंडिविजुअल या उस कंपनी के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जैसे ही कोई कंप्लेन आती है, कोई भी कंप्लेन फाइल करता है अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम उस इंसान जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उसको बताता है कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है एंड किसी भी तरीके की अगर लेबोरेटरी टेस्टिंग या फिर किसी भी तरीके का मुझे कुछ सैम्पलिंग चाहिए तो मंगवाए जाते हैं। सेम यही चीज नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन में भी होती है। उसमें भी सैंपल्स मंगवाए जाते हैं जैसे ही कोई स्टेट कमीशन के अंदर किसी भी इंसान के खिलाफ केस फाइल करता है। यही चीज सेम नेशनल कमीशन में भी होती है। तो प्रोसीजर के हिसाब से तीनों में लगभग सेम ही चीजें लिखनी है तुम्हें। तो कुछ भी सिर्फ एक का याद कर लेना, बस डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन नाम हटा देना उसमें से। जिस जिस टॉपिक को तुम एक्सप्लेन कर रहे उस टॉपिक का नाम लिख देना, लेकिन लैंग्वेज लगभग सेम है पूरी। ठीक है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है मेरा वो है हियरिंग। अब हियरिंग कैसे की जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम उस एक ऑर्डर पास करता है उस इंसान के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है, तो वे प्रॉपर हियरिंग का प्रोसीजर जो भी होता है, जो भी मेंशन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, उसके हिसाब से हियरिंग चालू हो जाती है। दोनों पार्टीज को समन किया जाएगा एंड हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेम यही चीज स्टेट कमीशन में भी होती है। जैसे कोई स्टेट कमीशन ऑर्डर पास करता है तो फिर हियरिंग स्टार्ट होती है। सेम यही चीज नेशनल कमीशन में भी की जाती है। प्रोसीजर्स लगभग सेम है और तो तुम्हें लिखना भी लगभग सेम ही है, बस नाम हटा देना। कहीं पे डिस्ट्रिक्ट फोरम आ जाएगा, कहीं पे स्टेट कमीशन, कहीं पे तुम्हारा आ जाएगा नेशनल कमीशन। ठीक है। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि इफ नॉट सेटिस्फाइड, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो राय है, जो भी उन्होंने मुझे फैसला दिया है, जो भी उन्होंने जजमेंट निकाला है, अगर मैं उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं क्या करूं। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। 30 डेज के अंदर अंदर ही मेरे को जो स्टेट कमीशन है वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस चीज को लेकर। ठीक है। अगर मैं स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूं या फिर जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मुझे 30 डेज के अंदर अंदर ही नेशनल कमीशन के सामने अप्रूवल डालना पड़ेगा या फिर नेशनल कमीशन के सामने अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट, अगर नेशनल कमीशन के हिसाब से भी मेरे को जजमेंट सही नहीं लगा, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके फैसले को लेकर भी, तो मुझे 30 डेज के अंदर अंदर ही नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल करना पड़ेगा। तभी मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल पाएगी या फिर तभी, और सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई केस नहीं जाता, बस वही तक ही रुक जाता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री की एपेक्स जुडिशरी बॉडी है जो कि पूरी जुडिशरी सिस्टम को के पॉइंट या हेड पे बैठी है, तो इसलिए उससे आगे केस कभी नहीं जाते। ठीक है। तो बस अब यहीं पे ही हमारा जो चैप्टर 12 था बिजनेस स्टडीज का, जो कि 70 डेज चैलेंज का जो चैप्टर 1 था, वो चैप्टर खत्म होता है। अब जरा एक समरी भी देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर की, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा कि भाई वो थोड़ा सा एक्ट है क्या, कंज्यूमर्स को क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है उस एक्ट के अंदर। फिर उस एक्ट के हिसाब से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से हमारा कंज्यूमर कौन है, कौन फाइल कर सकता है केस, कंप्लेन फाइल कर सकता है, किसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। उसके बाद है हमारा कि रिड्रेसल का क्या क्या रिड्रेसल मिल सकता है मेरे को।
मैंने कंज्यूमर राइट्स देखे कि मेरे जो 6 कंज्यूमर राइट्स मुझे गिवन है वो कौन कौन से हैं। फिर मैंने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी, क्योंकि भाई अगर आपको राइट्स मिल रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी। लास्ट में मैंने 3 ट्रायल रिड्रेसल मशीनरी या फिर मैकेनिज्म भी देखा, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन भी आती है। इन तीनों के बीच में हमने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी देखे अलग अलग बेसिस पे। कुछ 6 बेसिस थे, हमने 6 के 6 बेसिस को ही एक साथ स्टडी किया। ठीक है, तो आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आ गया होगा एंड तुम कंटिन्यू रहोगे इस 70 डेज चैलेंज में, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स की डेट शीट भी आ चुकी है, 4 मई से तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हैं। तो तब तक के लिए हम 70 डेज है हमारे पास। आज से अगर हम देखते हैं तो ये 70 डेज चैलेंज हमारा चलेगा पूरे बोर्ड्स एग्जाम जब तक शुरू नहीं होते। ठीक है, आई होप तुम उसको एकदम होल हार्टेडली फॉलो करोगे एंड अगर रिजल्ट्स आते हैं तो भाई लाइक कर देना मेरी वीडियो पे, शेयर भी कर देना इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे की जो भी हम वीडियोस निकालेंगे, जो भी 70 डेज चैलेंज में वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल नोटिफिकेशन भी दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप तुम्हें मजा आया होगा आज की क्लास में। सो क्लास को यही खत्म करते हैं। So stay safe, stay healthy, stay learning, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.